हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, डेटा टाइप्स क्या हैं और वेरिएबल्स और कांस्टेंट डेटा के बारे में हम जानेंगे। तो डेटा प्रोग्राम के दौरान या तो एक समान रहेगा या फिर बदल सकता है। यानी आपके प्रोग्राम में डेटा क्या है, अलग अलग हो सकता है, जो कि या तो एक समान रहेगा यानी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, या फिर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसमें डेटा का जो बिहेवियर है दो प्रकार का होता है। पहला होता है वेरिएबल टाइप का, जिसका वैल्यू प्रोग्राम के साथ बदल जाता है या प्रोग्राम में वो कहीं पर चेंज हो जाएगा। यानी अब इंग्लिश में कहेंगे तो ऐसा वैल्यू जो टाइम के साथ या प्रोग्राम के अंदर कहीं पर वेरी हो जाता है, उसको कहते हैं वेरिएबल टाइप का। फिर आता है दूसरा टाइप, वो है कांस्टेंट टाइप का। ऐसे डेटा जिनका मूल्य या वैल्यू प्रोग्राम के साथ नहीं बदलता है, उनको कांस्टेंट कहा जाता है। लेकिन ये डेटा जो है वो आखिर में है क्या? तो डेटा कोई भी ऐसी जानकारी है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें कम से कम ये चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला उसका साइज़, दूसरा नाम, तीसरा उसकी वैल्यू और चौथा एड्रेस। एड्रेस यानी कि मेमोरी पे लोकेशन। उदाहरण के लिए एक फाइल ले लीजिए जिसका नाम होगा कुछ, जैसे कि एग्जांपल के लिए main.c। उसका कुछ साइज़ भी होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा है, तो उसका मान लेते हैं 65 बाइट्स उसका साइज़ है। इसी तरीके से उसके अंदर जो लिखा गया है, जितने भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो सब क्या है, उस फाइल की वैल्यूज़ हैं। और इसका जो एड्रेस है यानी मेमोरी में लोकेशन, उसकी जानकारी किसके पास होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। और जब भी सीपीयू को एड्रेस की इसकी ज़रूरत होगी, वो उसको यहाँ से उठा लेगा। तो सी में जो डेटा होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, और उनका जो नाम है, साइज़ है, जो अभी हमने चार कैरेक्टर बताए, सॉरी चार प्रॉपर्टीज बताई यहाँ पर इनमें से, तो इनको हर एक का नाम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नाम, फिर साइज देखेंगे। तो किसी डेटा का नाम देने के लिए उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इस कैरेक्टर सेट से मिलना चाहिए। यानी जो पहला कैरेक्टर है वो उस लाल कैरेक्टर सेट से मिलना चाहिए और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस पीले कैरेक्टर से। उदाहरण के लिए मैंने कुछ नाम बना के यहाँ पर रखे हुए हैं जिससे आप डेटा का नाम दे सकते हैं। तो जो पहला लेटर है कैपिटल एच, वो आता है इस वाले रेंज से, कैपिटल एच से कैपिटल जी के रेंज तक। बाकी के जो ई डबल एल और ओ हैं वो इस रेंज से आते हैं। इसी तरीके से बाकी की भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया है या डेटा बनाया है जिसका नाम है _1 2 3 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरस्कोर इस वाले कैरेक्टर सेट से आया है और 1 2 3 4 एक नंबर होने के कारण इस सेट से आया है। अगर आप पहले प्लेस पे नंबर लिख देते हैं या कोई और वेरिएबल डाल देते हैं तो, या कोई और कैरेक्टर डाल देते हैं तो गलत होगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स का यूज़ करके अपने डेटा के लिए नाम बनाना है। किसी भी अन्य तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एक गलत नाम माना जाएगा। तो डेटा का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं उसका जो भी आप नाम देंगे वो क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से होना चाहिए। यदि आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हैं तो डेटा का नाम भी इंग्लिश में नेम होना चाहिए। अगर किसी की उम्र स्टोर कर रहे हैं जो कि एक नंबर होता है, तो क्या होगा, एक एज लिखा जाएगा उसका नाम। जो डेटा है वो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो प्रोग्राम के आप अंदर लिख के डिफाइन कर सकते हैं, या फिर यूज़र जो उपयोग करता है उसके द्वारा इनपुट में लेकर यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चार अलग अलग तरीके के डेटा मैंने दिखाए हैं आपको। इनको आप यूज़र से भी ले सकते हैं या फिर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने बात कर लिया नाम के ऊपर, डेटा का जो नाम है कैसे देंगे, इसका रोल है ये। और अब बात करते हैं इसका साइज़ के ऊपर, कि इसको स्टोर करने के लिए डेटा को मेमोरी में कितनी साइज चाहिए। तो डेटा को बनाने के लिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा का प्रकार क्या है, इसलिए इसका नाम पड़ता है डेटा टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ डेटा। जिस तरीके का टाइप है यानी प्रकार है, उस तरीके का डेटा आपको बनाना पड़ेगा और उस टाइप का आपको साइज देना पड़ेगा। तो साइज डिफाइन करने के लिए कुछ खास तरह के कीवर्ड होते हैं जिनको कंपाइलर समझ जाता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी जगह की ज़रूरत है। ये जो कीवर्ड्स होते हैं इन्हीं को डेटा टाइप कहा जाता है। तो ये फ़िलहाल अभी तीन कीवर्ड्स हैं, ये हैं इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आते हैं आपके फ्लोट टाइप के नंबर्स, जिनको दशमलव संख्याएं भी कहते हैं। फिर आते हैं आपके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को शॉर्ट में करके कैर या चार लिखा गया है। इसको चार भी बोल सकते हैं, कैर भी बोल सकते हैं। ये हो गया सिंगल कैरेक्टर। कैर से आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। और कैर एस्टरिस्क या कैर स्टार, इसको स्टार भी बोलते हैं, एस्टरिस्क भी बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो वो इस तरीके का जो डेटा होता है इसको बोलते हैं कि स्ट्रिंग डेटा। तो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करेगा, जिसे हम मल्टी कैरेक्टर वैल्यू भी कहते हैं। यानी इसमें एक कैरेक्टर्स नहीं होते, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो पहले इंटीजर्स की बात कर लेते हैं कि इंटीजर को कैसे स्टोर किया जाता है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके बाइनरी संख्या के बराबर जो भी वैल्यू आएगी उसी को स्टोर कर लिया जाता है। यानी अगर 2 है तो 2 का क्या होता है 1 0, तो 2 को एज इट इज़ 1 0 स्टोर कर लिया जाएगा। जबकि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनके 2's कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्टोर किया जाता है। तो अगर 2 को मुझे स्टोर करना है तो उसको पूरे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। यानी ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसमें 1 ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसको हमको स्टोर करना पड़ेगा। तो इस नंबर को स्टोर करने के लिए 32 बिट्स का फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। इस 32 बिट फॉर्मेट में क्या होता है 0 से लेकर 31 बिट्स यूज़ होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक जो बिट होता है वो साइन बिट है। यानी कि नंबर आपका पॉजिटिव है नेगेटिव, उसको स्टोर करने के लिए एक बिट एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है। 0 पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है, 1 नेगेटिव के लिए। अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो वो नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया जाता है। तो अगर 31 बिट मुझे मिलते हैं तो मैं जो टोटल नंबर है सबसे बड़ा वो पॉजिटिव में वो है स्टोर करने के लिए 2 टू द पावर 31 माइनस 1, और निगेटिव में है 2 टू द पावर 31। तो इसमें होता क्या है, अगर हम 0 के लिए देखें तो +0 भी हो सकता है और नेगेटिव 0 भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है नेगेटिव वाले साइड में जो एक्स्ट्रा 0 के लिए नंबर हमको मिल रहा है स्पेस, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं स्टोर करने के लिए एक और नेगेटिव नंबर को। इसलिए आपको नेगेटिव नंबर में -1 नहीं दिख रहा है, जबकि पॉजिटिव में एक -1 दिख रहा है। ओके, फिर आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए इस तरीके के। पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर, एक सिंपल एक डिजिट का नंबर, ये 5। इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबर्स भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब आप नंबर लिखते हैं तो इस तरीके से मत लिखिए। कई लोग क्या करते हैं बहुत सारे 0 लगा देते हैं, फिर से जो नंबर है एक्चुअल वो लगा कर लिख देते हैं। इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। अगर आपको 7 लिखना है तो डायरेक्टली 7 लिख दीजिए, इतने सारे 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी आगे में। फिर बात करते हैं अगले नंबर की, वो है डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स, इनको फ्लोटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, और इनको जो स्टोर करने का तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो इंटीजर्स से बिल्कुल अलग है। तो ये क्या करते हैं ये लोग, ये जो नंबर्स हैं ये यूज़ करते हैं फ्लोट 32 फॉर्मेट का। इसको एक्चुअल में IEEE के ग्रुप ने 754 नाम से इस फॉर्मेट का चूज़ किया था। उन्होंने बताया ये एक ग्रुप है इंजीनियर्स का जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारी मदद करते हैं चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने में, यानी वो चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया 754 फॉर्मेट, इसको आप इंटरनेट पर सर्च करके देख भी सकते हैं। कि बोला कि जो 32 यानी डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको अगर हम डायरेक्टली बाइनरी में स्टोर करेंगे तो जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो इतना लंबा हो जाएगा कि कंप्यूटर में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इसको स्टोर करने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस की मदद ली, जहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखते हैं जैसे 3.14 है, हम लोग उसको लिख सकते हैं कि ये 314 मल्टीप्लाइड बाय 10 एक्सपोनेंट यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो बोला कि अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है, नंबर को नहीं स्टोर किया जाता है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको यूज़ किया जाता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है कहाँ तक, 24 बिट्स तक। और जो ये वाला एक्सपोनेंट है इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये एक बायस्ड एक्सपोनेंट है। बायस्ड एक्सपोनेंट यानी, पहले इसको देख लेते हैं। पहला जो बिट है वो नंबर के पॉजिटिव या नेगेटिव होने को क्या करता है, स्टोर करता है।
ये बिल्कुल इंटीजर की तरह है, अगर 0 है तो पॉजिटिव होगा, 1 है तो नेगेटिव होगा। बाकी की जो 24 वाले बिट्स हैं ये फ्रैक्शन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो डेसिमल के बाद आप 14 देख रहे हैं 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 24 बिट्स निकाले जाते हैं डेसिमल के, फिर इनको यहाँ पे स्टोर कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर फिर आपको 7 बिट्स एक्सपोनेंट दिख रहा होगा, तो अब यहाँ पे अगर आप 2⁻7 निकालेंगे तो आपको 127 मिलेगा। तो आपको कोई ऐसा नंबर चूज करना है यहाँ पर कि उसको 127 से माइनस करने पर आपको -2 आंसर मिले, यानी 127 है तो माइनस करेंगे इसको किससे, 129 से, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, -2। तो आपको ये जो नंबर है एक्सपोनेंट के लिए आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे -2 स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे स्टोर होगा 129। ये बायस्ड रहेगा, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर अलग फॉर्मेट होने के कारण क्या होगा कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको आप इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे भी तो फ्रैक्शन पार्ट को छोड़ देता है, तो वो अलग तरीके से किया जाता है, वो हम देखते हैं। आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये 3.14 है, ये कितनी बड़ी एक नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक ही ये जो आउटपुट है वो शो करता है, और ये लगभग 4 या 5 डिजिट तक सही होता है, फिर आखिरी के कुछ डिजिट्स गलत हो सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन कैलकुलेट करते वक्त जो कुछ डेटा है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें से कुछ लॉस हो जाता है, इस कारण आपको वहाँ पे कुछ लॉस देखने को मिल सकता है। फिर आता है कैरेक्टर के ऊपर। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं अच्छा आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर आप केवल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, तो अब जो एक कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को कैसे बताएंगे कंप्यूटर को कि कैसे स्टोर करना है। तो एक ग्रुप है, उन्होंने एक कोड बनाया है जिसको आस्की कोड कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने हर एक अल्फ़ाबेट को या कैरेक्टर्स को एक नंबर दे देंगे और इस नंबर को कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। तो ये जो कोड है इसको कहा जाता है आस्की कोड। आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि इंफॉर्मेशन को आपस में बदलने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कोड बना दिया जिसको आस्की कोड कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी की ज़्यादातर लेटर्स, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स और नंबर्स होते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर 255 तक, टोटल होते हैं इसमें 256 कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर का अपना यूज़ है, देखेंगे अगले स्लाइड में। तो इसको स्टोर करने के लिए टोटल 8 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 बिट्स का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसमें कोई भी साइन बिट नहीं है। साइन बिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झमेला ही नहीं है, सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो 2⁸8 आप निकाल सकते हैं, ये 256 होते हैं, इसलिए इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं। सारे कैरेक्टर्स यूनिक होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सी की लैंग्वेज के अंदर जो एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू है उसको आप दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल कोट्स ये वाला कैरेक्टर होता है। फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखनी चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर केवल एक सिंगल कैरेक्टर रहेगा, कोई भी स्पेस या कोई और कैरेक्टर आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप कोई एस्केप सीक्वेंस लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वैलिड है। इसमें आप जब आप एस्केप सीक्वेंस लिखते हैं कैरेक्टर के में तो आप यहाँ पे 2 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं आस्की टेबल। यहाँ आस्की टेबल में आप देख सकते हैं जो पहला कैरेक्टर है वो एक नल कैरेक्टर है और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 0। यहाँ पे साथ में इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो भी दी गई है। आपने एस्केप सीक्वेंस वाले वीडियो में देखा होगा कि हम हेक्साडेसिमल का उपयोग करके कैरेक्टर इनपुट कैसे दे देते हैं। ये नल कैरेक्टर जो है ये भी उपयोगी होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो यहाँ पे क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बाईं ओर, उनमें से ज़्यादातर क्या हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं या फिर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। इनमें से कुछ को आपने नाम पढ़ा होगा तो पहचान गए होंगे। ये जो हैं सारे ये एस्केप सीक्वेंस वाले क्या हैं, कैरेक्टर हैं। इन सब का एस्केप सीक्वेंस क्या है, हमारे पास है
उसके बाद इधर देखेंगे राइट साइड में, तो आपको यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो है 48। 48 नंबर होता है किसके लिए? 0 नंबर के लिए। उसी तरीके से 9 तक होता है ये, 57 तक। फिर आते हैं आपके लेटर्स में यहाँ चालू होता है कैपिटल ए से 65 तक, और ये जाता है पूरे 90 तक। ये सारे कैपिटल्स में होते हैं। फिर आते हैं आपके लोअर केस लेटर्स यानी स्मॉल लेटर्स, ये होते हैं 97 से स्टार्ट। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो कैपिटल और स्मॉल लेटर में जो डिफरेंस है नंबर्स का, वो हमेशा 32 रहेगा। यानी अगर आप ए से स्मॉलर ए में जाना चाहते हैं तो 32 ऐड कर दीजिए, आपको छोटा ए मिल जाएगा। इसी तरीके से उसके जो लेटर्स हैं उनके रेस्पेक्टिव लेटर्स जो हैं स्मॉलर में, उनका डिफरेंस हमेशा 32 रहेगा। आप इनमें से कोई भी A to Z कोई भी नंबर लीजिए, आपको डिफरेंस हमेशा 32 ही मिलेगा। फिर एक और लास्ट में कैरेक्टर आता है 127 पर। ये एक डिलीट कैरेक्टर है। डिलीट करने से जो भी कैरेक्टर रहता है वो डिलीट हो जाता है। ये भी एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। फिर बात करते हैं बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में। तो बाकी के कैरेक्टर्स में ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं इस तरफ के, वो हमारे यूज़ के नहीं हैं। जो जो यूज़ के हैं उन कैरेक्टर्स का नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये डॉलर और सेंट में जो सेंट यूज़ होता है वो वाला सेंट है, CENT। फिर इसको कहते हैं पाउंड या यूरो कहते हैं। ये हो गया येन। ये f(x) जो लिखते हैं हम मैथ्स के अंदर, ये वो f है। यहाँ पर और कुछ हैं जिनका वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं। फिर ये पावर ऑफ a है, यानी आप कोई भी एक जैसे मुझे बताना है कि ये पावर ऑफ इतना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि m पावर a, तो ये पावर में आता है आपका एक्सपोनेंट में। फिर एक कुछ एंगल जैसा है, इसके नीचे यहाँ पे आपको एक लाइन भी दिखेगा, ऐसा एक गोल दिखेगा, उसके नीचे एक लाइन दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं ये आप देखिएगा। फिर आता है उल्टा क्वेश्चन मार्क। ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क करने के लिए क्वेश्चन मार्क को उल्टा करके लिखा जाता है, जैसे कि स्पेनिश में। फिर यहाँ पे और कुछ हैं जो कर्सर को दिखाते हैं थिंक। ये हाफ का सिंबल है, ये क्वार्टर का सिंबल है, ये सारे पावर्स में आएंगे। और ये उल्टा एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये लेफ्ट एरो है, ये राइट एरो है। फिर यहाँ पर जो आप 3 कॉलम देख रहे हैं, ये 3 कॉलम किस चीज़ के लिए हैं? इनका यूज़ किया जाता है यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। सिंपल से यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं आप। कोई एक टेक्स्ट है उसको, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 लाइन बॉर्डर्स हैं, यानी 2 लाइन का क्या है, ये आउटलाइन है या बॉर्डर है। और ये जो सिंगल वाले देख रहे हैं ये क्या है, ये सिंगल लाइन, आउटलाइन या बॉर्डर है। तो इसका आप टेबल बनाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल के अलावा आप ऐसा कोई यहाँ पे आप ऐसा बनाकर इसके अंदर टेक्स्ट दिखा सकते हैं, जिससे किसकी तरह दिखेगा, एक बटन या बॉक्स की तरह दिखेगा, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा आपके पास टेबल्स बनाने के भी ऑप्शन हैं। इन सारे कैरेक्टर्स को यूज़ करके आप टेबल्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहे होंगे, इनको शायद आपने पहले भी देखा होगा। ये MS-DOS में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि MS-DOS को C लैंग्वेज से ही बनाया गया है, जिसमें हर एक चीज़ क्या है इसी तरीके के डिज़ाइन को लेकर वहाँ पे उसको डिज़ाइन किया गया है। आप इसके स्क्रॉल बार में इस तरीके का पैटर्न देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ साइंटिफिक सिंबल्स हैं, साइंटिफिक और मैथ्स वाले सिंबल, वो देखते हैं। ये है अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई। ये होता है समेशन के लिए, इसको सिग्मा भी बोलते हैं सॉरी, ये भी सिग्मा है। ये म्यू या माइक्रो बोलते हैं इसको। ये टाउ है, इसको टॉर्क रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका, ये क्या है, ये दोनों मुझे नहीं पता। ये होता है आपका ओम बोलते हैं या ओमेगा बोलते हैं। फिर आता है आपका डेल्टा, इन्फिनाइट, ये हो गया 5, ये हो गया एक्सपोनेंट, e⁻x। ये क्या है ये भी नहीं पता मुझे। ये स्ट्रिक्टली इक्वल टू है, यानी इसको आपने ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि 2 ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है या नहीं, तो ये इसको कॉन्ग्रुएंसी भी बोलते हैं इसको, ये जो सिंबल है। फिर आते हैं आपके प्लस माइनस सिंबल। अगर आप कीबोर्ड से प्लस माइनस टाइप करेंगे तो अलग अलग प्रिंट होंगे, तो अगर आपको एक ही में दिखाना है तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर का। फिर ऐसे कैरेक्टर्स और है, इनका आप किसी तरीके का इक्वेशन दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटीग्रल आता है, ये इंटीग्रल का सिंबल है जो हम लोग यूज़ करते हैं 11th 12th में। फिर डिवीजन का सिंबल है, ये भी कीबोर्ड में नहीं होता तो इसके लिए अलग से दे दिया गया है।
ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। ये जो है ये डिग्री बोलते हैं इसको, जो टेम्परेचर्स में डिग्रीज लिखा जाता है सेल्सियस, या फिर एंगल्स में लिखा जाता है कितने डिग्री का एंगल है, ये वाला डिग्री है। 248 इसकी वैल्यू है। फिर डॉट्स आते हैं। कई बार हम इक्वेशन लिखते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन लिखने की जगह क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में डॉट दिखाने के लिए। फिर ये स्क्वायर रूट है। ये पावर एन है, यानी कोई नंबर है एम, उसकी पावर में क्या है, एन है। ये भी वैसे कोई पावर नंबर है एम, उसकी पावर में क्या है, 2 है, यानी ये स्क्वायर है। तो कोई भी कहीं भी आपको स्क्वायर दिखाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका छोटा सा आपको दिखाने के लिए डेमो करके प्रोग्राम बनाया है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज़ किया है, आपको दिख रहे होंगे। एफ यूज़ किया है, पाई, स्क्वायर रूट, डिग्री, ओम, यहाँ पर पावर 2, डॉट, और ये कुछ टेबल्स बनाए हैं मैंने। आप बॉक्स बना के इसको और ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक बटन की तरह दिखेगा। फिर और कुछ सिंबल्स है सिंगल लाइन वाले, जहाँ पे हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स शो किए हैं अपने। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ट्री यूज़ करेंगे कमांड, तो आपको अब मिलेगा वहाँ पर कुछ इसी तरीके के सिंबल्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे एक और है, ये आउटलाइन बनाने के काम आता है, या फिर आप इसके अंदर स्क्रॉल बार्स भी दिखा सकते हैं। तो मेनली ये डिज़ाइन करने के काम आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है डेटा का प्रकार। तो डेटा का प्रकार क्या है, पहला टाइप जो होता है वो है वेरिएबल टाइप का डेटा, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ें चाहिए। वो क्या है, डेटा का साइज़, नाम और वैल्यू। हमने इसके रोल्स देख लिए थे, नेम बनाने के, साइज़ बनाने के, इसके कीवर्ड्स देखे थे साइज़ बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लिखा है, इस वैल्यू को हम इसके नाम पर स्टोर कर देंगे। वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, मेमोरी में। ये मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी की जो बात कर रहा हूँ, वो मेमोरी कौन सी है, वो मेमोरी है रैम। क्योंकि अब जो भी प्रोग्राम करते हैं रन, वो हमेशा रैम में ही रन होता है, और हर प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस और उसके डेटा हैं वो रैम में पूरा स्टोर रहता है। ओके, तो यहाँ पर जो हम वैल्यू है इसमें स्टोर करेंगे, तो कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। मान लीजिए मेमोरी है मेरी, तो जब मैं साइज़ दूंगा तो ये क्या करेगा, एक साइज़ ले लेगा। साइज़ ले लिया इसने, फिर इसका कुछ नेम आ जाएगा, नाम आ गया, उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इसका एक एड्रेस जनरेट कर दिया जाएगा, जो कि सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा। तो अगर हमको इस ये जो वैल्यू है इस डेटा की, उसको जब भी हमको चाहिए प्रिंट करने के लिए, या फिर उसमें कुछ हमको डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके नाम का उपयोग करके इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें वैल्यू को कॉपी करने के लिए या असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू दी गई है उसको उसके नाम में या उसकी जगह में जहाँ पर इसको मेमोरी मिला है वहाँ पर इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स या फॉर्मेट है इसको लिखने का, वो है, तो इसका जो लिखने का फॉर्मेट या सिंटेक्स है वो है, यहाँ पे आपको पहले डेटा टाइप देना पड़ेगा। डेटा टाइप यानी कि उसका साइज़ देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बताए थे कौन कौन से हैं, पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कैरेक्टर। या फिर आप कैरेक्टर स्ट्रिंग लिख कर, यानी कैरेक्टर स्टार लिख कर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप भी बना सकते हैं। तो डेटा टाइप आपने दे दिया, नहीं साइज़ दे दी, उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। नाम देंगे, फिर उसके असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर वैल्यू दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है पूरा लिखने का, इसका मतलब ये है, ये जो ऑपरेटर है एक बाइनरी ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स के बारे में हम अगले क्लास में या अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, अपने जो राइट साइड की वैल्यू है उसको कॉपी कर देता है इस लेफ्ट साइड के वेरिएबल में। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा लॉजिकली तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। मैंने क्या कहा था पहले, इंटीजर का जो ये क्या है, साइज़ बताएगा। साइज़ इसकी है 4 बाइट्स की, ये इसका साइज़ हो गया। फिर इसका नाम जो है वो यहाँ पर आ गया, इसका नाम आ गया यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 456, इसकी वैल्यू हो गई। तो जो भी डेटा होता है सी प्रोग्राम के अंदर, हमको उसको लॉजिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसकी जो एड्रेस होगी उसको भी आप यहाँ पे कुछ मान सकते हैं। एड्रेस हमको नहीं पता इसलिए हम कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं।
तो आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को ये भी बोल सकते हैं कि राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उसको कॉपी कर देता है किसमें, इस एड्रेस पर, इस लोकेशन पर, इस नाम में। इसको आप कॉपी ऑफ ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। फिर कांस्टेंट डेटा की बात करते हैं। तो कांस्टेंट डेटा को बनाने का जो तरीका होता है उसके लिए हम कांस्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। तो इनका जो नाम होता है वो हमेशा अपर केस में होना चाहिए, ताकि आप जो वेरिएबल्स हैं उनसे इनको पहचानने में आपको आसानी हो। ये अलग दिखेंगे वेरिएबल से अपर केस में होने के कारण, और पढ़ने में आसान होगा। जब आप कोड पढ़ेंगे तो आप नाम देखते ही समझ जाएंगे कि एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी हम वेरिएबल बनाने के लिए डेटा सिंटैक्स यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है। जो यहाँ पे मेन है वो यहाँ पर क्या है, ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड लिखेंगे कांस्टेंट, यानी कांस्ट कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम वैसे ही साइज बताने के लिए डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, और फिर वहाँ पर नाम देना पड़ेगा जो कि अपर केस या कैपिटल लेटर्स में होगा, और असाइनमेंट ऑपरेटर देकर वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा लॉजिकल डायग्राम। ये भी ऐसे ही रहेगा, और इसमें यहाँ पे फ्लोट है तो ये भी 4 बाइट्स का रहेगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14। यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये जो पॉइंट रहता है उसके बाद ये 6 डिजिट्स तक नंबर को स्टोर करता है, और इसकी जो नाम रहेगा वो है पाई। ओके। और ये ऐसा, ये चूँकि कांस्टेंट है और यहाँ पे आपने कांस्ट कीवर्ड लिख दिया है, तो आप इसमें कोई नया वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आप दोबारा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे 4.00, तो ये असाइन नहीं करेगा, वहाँ पर आपको एरर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट डेटा। फिर स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। मल्टीपल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं इनको, या आप इसको हिंदी में शब्द बोलना चाहें तो शब्द भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि इंटीजर में क्या था, वहाँ पे फिक्स्ड साइज था कि 4 बाइट्स यहाँ पे मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा कोई फिक्स्ड साइज नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई अलग से कीवर्ड भी नहीं बनाया गया है। लेकिन आप इनको कैर कीवर्ड की मदद से स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देनी है कि इस हर स्ट्रिंग के आखिर में एक नल कैरेक्टर लगा होता है। ये कंपाइलर अपने आप ही एक नल कैरेक्टर को यहाँ पर जोड़ देता है आखिर में। तो अगर आप हेलो लिखते हैं तो ये जो नल कैरेक्टर है वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो हेलो की अगर जो साइज़ है वो 5 कैरेक्टर्स की है, तो एक्चुअल में उसकी साइज़ क्या होगी, 6 कैरेक्टर की, जो एक्चुअल साइज़ है। लेकिन हम इसको काउंट कैसे करते हैं कि 5 कैरेक्टर्स का है, जो कि सही है। तो नल कैरेक्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपाइलर द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका बनाने का तरीका देखते हैं। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए अभी केवल एक तरीका है, वो है ये वाला। यहाँ पर आप कैर लिखेंगे, फिर उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर में यहाँ पर एक नंबर देंगे। ये नंबर होगा जो ये बताएगा कि जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। तो यदि आप हेलो को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर। हेलो क्या है, 5 वर्ड्स है, +1 6। तो यहाँ पे आपको कम से कम लेस देन इक्वल टू 6 लिखना पड़ेगा। अगर आप 6 नहीं लिखेंगे तो नल कैरेक्टर ओमिट कर जाएगा, यानी वो बाहर चले जाएगा। तो हो सकता है आपको यहाँ पर ओ शायद स्टोर की हो ना मिले, इसलिए ध्यान रखिएगा जितने भी कैरेक्टर्स आप स्टोर करना चाहते हैं उसमें +1 करके ये जो मैक्सिमम साइज़ है उसको देना चाहिए। अगर मैं हेलो वर्ड स्टोर करना चाहता हूँ तो हेलो वर्ड की जो लेंथ होती है वो 12 होती है, हाँ 11 होती है, और उसमें नल कैरेक्टर को भी काउंट कर लें तो हो जाएगी 12। तो टोटल मुझको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर से स्टोर कर सकता हूँ, 12। इसको आप इनपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट के लिए भी। इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर आप देंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, वो ठीक से स्टोर नहीं कर पाएगा। इसके प्रोग्रामिंग पर चलते हैं। जो इसकी प्रोग्रामिंग है, इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो अगले वीडियो में मैं डाल दूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।